हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं स्पीड। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, यानी कि चाल के बारे में। और फिर से जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं चाल के बारे में, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। उसके दो तीन शायद दो दो केस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो अभी भी दो तीन केसेस बचे हुए हैं, जिसको आज यहाँ पे हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद तुरंत हम शुरू कर देंगे क्या, तो वेलोसिटी। ठीक है, क्या शुरू करेंगे, वेलोसिटी। तो चलिए जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, स्पीड यानी कि चाल, है ना। स्पीड यानी कि चाल। चलिए, तो अब जो है अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है केस 3। केस 3 जो है कुछ नहीं, आप ऐसा समझिए कि केस 3 जो है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। क्या है वो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। और आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट न्यूमेरिकल में लगा के आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केस 3 कहता है बच्चों कि ए व्हेन पार्टिकल ट्रेवल half of the total distance with a speed v1 and remaining half distance with a speed v2, then average speed equal to what? Then average speed equal to what? यानी कि अगर कोई कण, इसका हिंदी यार मैं सोच चाहता हूं कि हिंदी ना लिखूं, आप लोग को बस लिखवा दो। मैं बोल देता हूं इसका हिंदी, आप इसका हिंदी लिख लीजिए। इसका हिंदी होता है बच्चों कि अगर कोई कण कुल दूरी की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष बची हुई आधी दूरी v2 चाल से तय करती है, तो उस कण की कुल औसत चाल क्या होगी। उस कण की औसत चाल क्या होगी। फिर से हिंदी में क्या, कि अगर कोई कण कुल दूरी की आधी दूरी v1 चाल तथा शेष बची हुई आधी दूरी v2 चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, इंग्लिश में कि व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ अ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ अ स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट। तो बच्चों एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का फॉर्मूला जो होता है इस कंडीशन में, वो होता है, क्या होता है औसत चाल का फॉर्मूला। तो औसत चाल का फॉर्मूला जो होता है इस कंडीशन में, वो होता है बच्चों कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बस डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, मैं दिखा दूं। चलिए जल्दी से मैं दिखा दूं, क्योंकि मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहां से। क्योंकि आपसे नहीं पूछने वाला कि ये फॉर्मूला कहां से आया। बस अब डायरेक्ट इसको याद रखो कि अगर कोई कण जो है वो कुल दूरी की आधी दूरी v1 चाल से चली है, शेष बची हुई आधी दूरी v2 चाल से चली है, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ क्या, कि एवरेज औसत चाल बराबर यानी कि एवरेज स्पीड बराबर 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, जहां पर v1 क्या है, पहली चाल, v2 क्या है, दूसरी चाल। और आप यहां से इसको अप्लाई करके डायरेक्ट आप आंसर फाइंड करो। ऐसे में बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई एक पार्टिकल्स है जिसके बीच की कुल दूरी दिया हुआ है s। अब इसमें कहता है कि पहली आधी दूरी कितनी हो जाएगी, s/2। तो दूसरी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, s/2। पहली आधी दूरी कितने चाल से चलता है, तो v1 से। शेष बची हुई दूरी कैसे चलता है, तो v2 चाल से। तो पहले के लिए अगर हम t1 निकालें तो कितना हो जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि s/2 अपॉन v1। इसी तरह से t2 बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा चाल, यानी कि s/2 इंटू v2। ठीक है, s/2 और नीचे में आ जाएगा v2। तो यहां से हमारा मिल गया t1 t2। अब कुल औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कुल दूरी क्या थी, कुल दूरी कितना मान ली है s।
तो ऊपर में लिख देंगे एस अपॉन टोटल टाइम कितना है, तो एस अपॉन 2v1 प्लस एस अपॉन 2v2। ठीक है, अब देखें कि यहां से इसका 2v1 2v2 इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा, तो इसका एलसीएम मिल जाएगा 2v1 v2। तो 2v1 से 2v1 कट गया तो बच गया sv2 प्लस 2v2 से 2v2, 2 से 2v2 से v2 कट गया तो बच गया v1। तो यहाँ से आ जाएगा sv1। तो यहाँ से कुल मिला के बात क्या आ गई, और ऊपर में क्या है बच्चों s है, तो यहाँ से आ गया s बटा, इसमें देखिए s और s क्या है कॉमन है, तो s को कॉमन ले लें तो बच गया v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2। अब ये जो v1 v2 है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और s से s मर जाएगा, तो हो गया हमारा एवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और यही बन गया हमारा फॉर्मूला। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज करें और क्वेश्चंस को सोल्व करें। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह के होंगे वो मैं भी आपको बतलाता हूं। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देते हैं कि राम कुल दूरी की आधी दूरी 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है तथा शेष बची हुई दूरी यानी कि v2 जो है वो दिया हुआ है कि शेष बची हुई दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा, यानी कि राम ट्रेवल्ड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ 20 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ राम, यानी कि राम की औसत चाल क्या होगी। तो राम की औसत चाल के लिए क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला मारेंगे। डायरेक्ट फार्मूला कैसे, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, और 2v1 तो 2 इंटू v1 कितना है 40, तो 40 गुने v2 कितना है 20, तो 20 बटा 40 जोड़ 20, क्योंकि v1 प्लस v2 तो क्या हो जाएगा 40 जोड़ 20। ठीक है, तो चलिए यहां से देखिए कितना हो जाएगा, तो 40 गुने 2 कितना हो जाएगा 80, और 80 गुने 20 कितना हो जाएगा 8 गुने 16 यानी कि 1600 बटा नीचे में कितना हो जाएगा बच्चों 40 और 20 कितना होता है 60। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, वो जो आएगा वही हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा वो औसत चाल, क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। क्लियर, बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और हमेशा घुमा फिरा के जो अगर आप देखें तो इसमें जो हमेशा घुमा फिरा के जो बात आ रही है वो क्या आ रही है, तो वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की। जब भी हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम अप्लाई तो उसी को कर रहे हैं ना, मेन जो जड़ है वो मेन जड़ कौन सा है, तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि मेन जो जड़ है वो कौन सी जड़ है औसत चाल की, तो कुल दूरी बटा कुल समय। मैंने पहले क्या किया था, जो मैंने इसका डेरिवेशन लिखा उसमें क्या किया था कि कुल दूरी लिखा था, कुल समय लिखा था, डिवाइड किया, डिवीजन के बाद हमें फाइनली जो है वो हमें आंसर मिला, और इसी को मैंने फॉर्मूला घोषित कर दिया कि यही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, कि अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई कण कुल दूरी की आधी दूरी v1 चाल एवं शेष बची हुई आधी दूरी v2 चाल से चलती है तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। जल्दी से इस फॉर्मूले को लगाएंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करिए। क्लियर, चलिए मिटाएं जल्दी से इसको। ठीक है जी, चलो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन से जल्दी से आप सुनेंगे और इसको सोल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। दिया हुआ कि एक क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है वो अपने घर से कार की मदद से यानी कि एक कार में बैठकर और मार्केट जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हो गया घर और यहाँ पर हो गया बाजार जाता है। ठीक है, घर और बाजार के बीच की दूरी मान लेते हैं कि दिया हुआ है एस, घर और बाजार के बीच की दूरी दिया हुआ है एस। ठीक है, यहां से ठीक है, बाजार जाते वक्त वो आधी दूरी जो चलता है वो मान लेते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तथा शेष आधी दूरी जो है वो चलता है 40 मीटर पर सेकंड की चाल से। अब बताएं कि उस गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी। जब वो घर से निकला है गाड़ी से बाजार जाने के लिए, तो वो बाजार जाते वक्त कुल दूरी की आधी दूरी कितना चला है, तो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से। शेष बची हुई दूरी कितना मीटर कैसे चला है, तो 40 मीटर पर सेकंड की चाल से। अब इसकी औसत चाल निकालनी है। औसत चाल, तो औसत चाल के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, यही वाला 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, यानी कि 2 इंटू 30 गुने 40 बटा 30 जोड़ 40। और इसको सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन सोल्व बच्चों। अगर मान लीजिए कि एक कण जो है वो, एक ध्यान से कि एक कण जो है वो पहले पहले 4 सेकंड के लिए वो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। फिर दूसरे 4 सेकंड के लिए
दूसरे 4 सेकंड के लिए वो 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। फिर तीसरे 4 सेकंड के लिए वो 50 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। अब बताएं कि उसकी औसत चाल क्या होगी। जल्दी से बताइए कि औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला इस कंडीशन में क्या बताए थे कि अगर T1 T2 T3 हो, क्या हो, T1 T2 T3 हो, इसको हम T1 T2 T3 मान लेते हैं, और V1 V2 V3 हो, तो इसका औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताए थे, जल्दी से अप्लाई कीजिए। इस कंडीशन में औसत चाल का फॉर्मूला यही बताए थे क्या, तो औसत चाल बराबर क्या लिखे थे, तो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, कल ये चीज बता चुके हैं, अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना। अब ओ शिट, मैंने मिटा दिया, कितना 50 लिखा था यहाँ पर, 4 सेकेंड, चलो लिख लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो V1 कितना हो जाएगा, तो V1 दिया हुआ हमारा कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 गुने T1 कितना है 4 सेकेंड, तो 4 जोड़, फिर देखिए V2 दिया हुआ है 40, तो 40 गुने T2 कितना है 4 सेकेंड, तो 4 जोड़, V3 कितना है बच्चों, तो 50, और T3 कितना है, तो फिर से 4 सेकेंड, 4 बटा T1 T2 T3, T1 कितना 4 जोड़ 4 जोड़ 4, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको मिटाएं, चलिए ये लीजिए। अब इसको आप जल्दी से सोल्व कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा देख लीजिए, 40 गुने 3 तो कितना हो गया 120, जोड़ 40 गुने 40 तो 160, जोड़ 50 गुने 4, सॉरी यार, 30 गुने 4 तो हो गया 120, 40 गुने 4 हो गया 160, 50 गुने 4 कितना हो जाएगा 200, अपॉन 4 जोड़ 4 8, 8 4 12। अब इसको कर लीजिए, जोड़ को जोड़ने के बाद इसके बाद फिर इसे 12 से भाग कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें और डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये जो झंझट है ना कि कुल दूरी बड़ा कुल समय, इसको अप्लाई नहीं, मतलब कि इसको सोचना ही नहीं इस पर उतना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते तो डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करें और डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट केस है वो क्या है बच्चों, वो है केस 4। चलिए मिटाएं इसको ही मिटाते हैं, ठीक है, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ये लीजिए केस 4 जो है बच्चों, केस 4 हम बता देते हैं, ऐसे कोई केस नहीं है, ऐसा मतलब कोई खास स्पेसिफिक केस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो हम दिखला देते हैं। केस 4 क्या है कि व्हेन पार्टिकल ट्रेवल 1/3 of the total distance with a speed v1 and second 1/3 of the distance with a speed v2 and last 1/3 of the distance with a speed v3, then average speed इक्वल टू व्हाट, एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे कि अगर कोई कण कुल दूरी की पहली एक तिहाई दूरी v1 चाल से, दूसरी एक तिहाई दूरी v2 चाल से एवं शेष बची हुई एक तिहाई दूरी v3 चाल से चलती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसके लिए भी बच्चों, इसके लिए भी आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है किसका, तो एवरेज स्पीड का। इसके लिए भी आपको एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी कि औसत चाल का, किसका, तो औसत चाल का, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, तो 3v1 v2 v3 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। अब देखिए क्या फॉर्मूला बना है ना, क्या गजब का फॉर्मूला है, एकदम मजे से इसको याद रखेंगे। एक बार v1 को किससे मल्टीप्लाई किए, v2 से, फिर उसको जोड़ के v2 को मल्टीप्लाई कर दिए v3 से,
तो अच्छा, और फिर V3 को मल्टीप्लाई कर दिए V4 से। एक बात बताइए, यहां से अब हमको समझ में आ गया, पकड़ में आ गया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। अगर आपको इसी तरह से दे दिया जाए कि अगर कोई कण कुल दूरी की एक चौथाई दूरी V1 चाल से तथा दूसरी चौथाई दूरी V2 चाल से तथा तीसरी चौथाई दूरी V3 चाल से तथा चौथी यानी कि अंतिम एक चौथाई दूरी चलती है V4 से, तब उसका क्या हो जाएगा औसत चाल। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल फार्मूला लगा देना है। किसे? तो ऐसे ही लगाएंगे जैसे अभी लगाए थे। देखिए कैसे, 4V1 V2 V3 V4 अपॉन क्या करेंगे, तो V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V4 प्लस V4 V1। बस कहानी खत्म, कहानी गोल। अरे क्या करना है भाई, अल्टर मल्टीप्लीकेशन करना है। टोटल इसमें देखिए, टोटल इसमें वेलोसिटी कितना आ रहा है, एक V1 V2 V3, ऊपर में लिखे देखिए टोटल वेलोसिटी कितना आ रहा है, V1 V2 V3 V4। तो एक बार तो V1 V2 हो गया, एक बार हो गया V2 V3, और एक बार हो गया V3 V4, और ये लास्ट में क्या बचा, V4 किसके साथ जाएगा, किसी के साथ नहीं, क्योंकि इसके बगल में कोई है ही नहीं। अरे भाई सब अपन बगल गिर के साथ में सेट हो जा रहा है, नहीं समझे? हाँ सेट हो जा रहा है, आप समझ गए। तो सब अपने अपने बगल गिर के साथ में सेट हो रहा है, इसके बगल गिर कोई है नहीं, ये कहाँ सेट होगा। ये क्या करता है कि सुरमे वाला पर छलांग मार देता है, ये क्या करता है कि V4 चला जाता है V1 के ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा V1 V4, आ गया ना V1 V4। तो इसको प्लस प्लस प्लस, तो V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V4 प्लस V1 V4, और इस तरह से हम डायरेक्ट यूज करेंगे और डायरेक्ट पाएंगे आंसर। समझ में आई बात? बात समझ में आई? बहुत इजी, बहुत ही तगड़ा और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि जहां भी इस तरह से, अच्छा तो इस तरह से अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग चाल से, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग चाल से, तो डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करें और डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करें। फिर से एक बार इसको रीड करते हैं कि अगर कोई, जब कोई कण कुल दूरी की एक तिहाई दूरी V1 चाल शेष बची हुई कुल दूरी की पहली एक तिहाई दूरी V1 चाल, दूसरी एक तिहाई दूरी V2 चाल एवं शेष बची हुई एक तिहाई दूरी V3 चाल से चलती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 3V1 V2 V3 बटा V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए कि अगर कोई कण कुल दूरी की पहली एक चौथाई दूरी V1 चाल से तथा दूसरी एक चौथाई दूरी V2 चाल से, तीसरी एक चौथाई दूरी V3 चाल से एवं लास्ट अंतिम बची हुई एक चौथाई दूरी V4 चाल से चलती है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कुछ नहीं, डायरेक्ट हमें क्या करना है कि चार, कितना वेलोसिटी है टोटल, चार, कुल कितना चाल दिया हुआ है, कुल चार तरह से चार दिया हुआ है, तो पहले चार लिख दिए। इसमें कुल कितना था, तीन था, तो पहले तीन लिख दिए। इसके पहले वाला में कितना था, दो था, तो दो लिखे थे। बात समझ में आ रहा है ना, बात पकड़ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। जितनी वेलोसिटी नंबर ऑफ वेलोसिटी सॉरी जितनी नंबर ऑफ स्पीड उतनी नंबर क्या करेंगे, आगे लगा देंगे। अब इसमें टोटल कितना है, चार स्पीड है, तो चार लगा दिए आगे। अब क्या दिया हुआ है, V1 V2 V3 V4 दिया हुआ है, तो सबको आराम से सजा दिए और बटा में कर दिए, क्या कर दिए, तो सबके बगल गिर के साथ में सेट कर देना है। V1 को सेट कर दिए V2 के साथ जोड़, V2 को सेट किए V3 के साथ जोड़, V2 V3, और V3 को सेट किए V4 के साथ, तो V3 V4 जोड़, और V4 के बगल में कोई है नहीं, अब सब तो अपन बगल गिर में सेट हो गया। अब V4 के पास में कोई है, तो V4 को क्या करेंगे, उठा के कहेंगे तू अगले के पास में जा, वहीं हावी हो जा। अगले बंदा V4 जो है उठ के चलाता है V1 पर, और फाइनली फॉर्मूला बन गया ये हमारा आपके सामने। क्लियर, बात समझ में आई? बहुत अच्छा ट्रिक्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये था बच्चों हमारा अंतिम केस, ये जो था वो हमारा औसत चाल का था अंतिम केस। और मैं एक मजे की बात बताऊं, इससे ज्यादा आपसे औसत चाल के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता। जनरल कंपटीशन में इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चंस पूछ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस ही नहीं वो पूछेगा। समझ गए? तो अगर एक क्वेश्चंस लिखिए जल्दी से। एक क्वेश्चंस है बच्चों, एक क्वेश्चंस है
कि अगर कोई कण पहली दूरी 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती 4 सेकेंड में 1 मिनट गाइस। अगर कोई कण पहली दूरी 4 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती है तथा दूसरी दूरी 5 सेकेंड में कितना, तो 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती है तथा अंतिम दूरी 6 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय करती है। तो अब बताएं कि औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए कि इसकी औसत चाल क्या होगी। तो आपको क्या करना है, तो देखिए ए हो गया V1, ए हो गया V2, ए हो गया V3, ए हो गया T1, ए हो गया T2, ए हो गया T3। क्लियर। अब औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है इस कंडीशन में जब V1 T1 हो, V2 T2 हो, V3 T3 हो, तो क्या होता है, तो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 बटा क्या हो जाएगा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। तो क्या करेंगे, अब इसको इसी पर बैठा देंगे, तो 15 गुने 4 जोड़ 30 गुने 5 जोड़ 60 गुने 6 बटा कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 5 जोड़ 6, क्योंकि टाइम दिया हुआ T1 बराबर 4, T2 बराबर 5, T3 और T3 बराबर 6। यहाँ से क्या आ गया, 15 गुने 4 तो हो गया 60 जोड़ 30 गुने 5 हो गया 150 जोड़ 6 गुने 60 हो गया 360 बटा 5 4 9 और 9 6 15। ज्यादा कुछ मत बोलना, ठीक है, ठीक है। अब यहां से इसको कर लीजिए, मिल गया आपको औसत चाल, मिल गया आपको औसत चाल। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बच्चों तात्कालिक चाल की, है ना। औसत चाल हो गया, समान चाल हो गया, असमान चाल हो गया। अब हमारा एक लास्ट जो है वो बचा हुआ रह गया तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल पे जनरल कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हम तात्कालिक चाल से जनरल कंपटीशन पूछा और क्वेश्चंस कोई हम देखे ही नहीं है, तो इसलिए हमें लगता है कि शायद जनरल कंपटीशन में तात्कालिक चाल से क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन आइए फिर भी बता दें कि हमको परिभाषा जानना जरूरी नहीं यार, डेफिनेशन जानो, डेफिनेशन जानना चाहिए। तो तात्कालिक चाल को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी को हिंदी में बोलते हैं तात्कालिक चाल, और इसी को किसी किसी बुक में तात्क्षणिक चाल भी कहता है। क्या कहता है, तात्क्षणिक चाल। तात्कालिक चाल क्या कहता है कि द रेट ऑफ डिस्टेंस travel at any instant of time is called instantaneous speed. Rate of distance travel at any instant of time is called instantaneous speed. हिंदी में क्या, तो हिंदी में किसी भी क्षण, एक क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण। क्षण का मतलब क्या हुआ, मतलब कि बहुत छोटा क्षण, यानी कि एक क्षण यानी कि बहुत छोटा समय। अरे भाई ऐसे तो हम सेकेंड, मिनट, आवर्स, डेज ये सब तो यूज कर रहे हैं, लेकिन क्षण बहुत छोटा सा समय, यानी कि जैसे ही हमने कहा कि किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी क्षण, यानी कि एक छोटे से क्षण में
तय की गई दूरी की दर को हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे बच्चों तात्कालिक चाल, यानी कि तत्काल समय। अरे भैया तत्काल समय किसे कहते हैं, तो हम यहां से यहां चल रहे हैं, बोल दिया स्टॉप। अब जैसे ही मैंने स्टॉप कहा और जैसे मान ली इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक गाड़ी कोई ऐसे ऐसे जा रही है, तिरछा जा रही है, कोई बात नहीं, एक गाड़ी कोई ऐसे उधर जा रही है, गाड़ी जा रही तो जा रही, उसमें ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चला रहा है। अब हम इधर के फेस करके खड़े तुम्हारे तरफ। अब वो क्या कि जैसे ही मैंने ऐसे मुड़ के गाड़ी को देखा और जैसे ही मैं देखा ठीक उसी वक्त इसकी चाल निकालना है, उसी क्षण इसकी चाल निकालना है। जैसे ही हमारी नजर गाड़ी के ऊपर गई, ठीक उसी क्षण अगर इसकी चाल निकालने को हमें कहा जाए तो उस तरह के चाल को हम क्या बोलेंगे, तात्कालिक चाल। तत्काल मतलब क्या होता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी कि जस्ट एकदम अभी होना है, एकदम तत्काल टिकट करवाना है, कि किसी भी हाल में हमको तत्काल में एकदम जाना ही है, यानी कि किसी भी समय। तो यानी कि जैसे ही हमने कहा एक क्षण, जैसे ही हमने कहा तत्कालिक चाल, तत्काल में जैसे ही हमारी नजर इसके ऊपर गई और जिस वक्त हम देखे उसी समय में इसकी चाल को निकाल देना, वही हमारा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि तात्कालिक चाल। ठीक है, क्या कहलाएगा, तात्कालिक चाल। तो किसी भी क्षण या छोटे समय में तय की गई दूरी की दर को क्या कहेंगे, तो तात्कालिक चाल कहेंगे। क्या कहेंगे, तात्कालिक चाल। और बच्चों यहां से तात्कालिक चाल का फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज और, तो अरे भैया जब ये छोटे से समय में छोटी सी दूरी तय करेगी तो चाल भी तो छोटी छोटी होगी ना। जब छोटे छोटे समय में छोटे छोटे दूरी तय करेगी तो चाल भी छोटी छोटी होगी, है ना। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो क्या है कि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड, INS स्पीड शॉर्ट में हम लिखे हैं, तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्कालिक चाल निकालना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं बच्चों ds/dt। अरे ये कोची लिख दिए सर, ये ds/dt सब कोची लिख रहे हैं, देखिए सब कोची लिख रहे हैं ऐसे। हम फिजिक्स में बच्चों बड़े के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, बड़े के लिए इंटीग्रेशन, और छोटे 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 के लिए करते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो d का मतलब हो गया छोटा, तो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। अब बहुत छोटे से समय, बहुत छोटे से समय, यानी कि ये जो t जो है उसका लिमिट क्या रखना है, डेल टी इक्वल टू, यानी कि लिमिट इसका क्या रखना है बच्चों, तो 0 रखना है। यानी कि t का आप ऐसे यूं समझे, जैसे एवरेज के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं ना, तो इसी को हम लिख दे यहाँ पर ds/dt। अरे भैया ये जब हम एवरेज निकाल रहे थे, अब जो है हम इसको क्या कर रहे हैं, अब तात्कालिक निकाल रहे हैं। तो डेल्टा टी जो है लिमिट डेल्टा टी को 0 जब कर दिए तो अब जो है वो हमारा क्या निकल रहा है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल रहा है, यानी कि तात्कालिक चाल निकल रहा है। और यही हो गया तात्कालिक चाल का फॉर्मूला। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो तो x बराबर आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल में आज तक आपसे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा, तो हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर ज्यादा बात करें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, क्योंकि वो फिर आपको ऊपर ऊपर बाउंस करेगा। क्योंकि जनरल कंपटीशन के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक साइंस की नॉलेज चाहिए होती है। लेकिन जो मैंने दिया वो काफी मतलब कि एक्स्ट्रा नॉलेज और काफी ज्यादा नॉलेज दे दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि इससे ज्यादा मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं। तो बस यही इतना, तो तात्कालिक चाल तक ही, चाल को यहीं पर समाप्त करते हैं, चाल यहीं पर समाप्त होता है। और ठीक है, और अब जो है वो हम बात, अच्छा अब तो बच्चे कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं कि त्वरण बढ़ने से चाल बढ़ता है और त्वरण घटने से चाल घटता है। अरे भैया टेंशन ना लो, वो जब हम पढ़ाएंगे त्वरण तो उसमें बताएंगे, ठीक है। अगर जो बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि अगर सर ने ये नहीं बतलाया कि त्वरण बढ़ने से चाल बढ़ती है, त्वरण घटने से
चाल घटती है, ये सब रिलेशन, या फिर वेग का रिलेशन, तो कोई बात नहीं, अभी वेग भी नहीं पढ़ा है, अब वेग पढ़ाएंगे, वेग पढ़ाने के बाद त्वरण पढ़ाएंगे, और त्वरण पढ़ाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट दे देंगे यार, टेंशन मत लो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि एक भी कॉन्सेप्ट आपकी नहीं छूटेगी। आई प्रॉमिस, आई शपथ कि आपकी एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगी। एकदम बिल्कुल 100% ये गारंटी है कि जनरल कंपटीशन के व्यू से जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट हो सकता है वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। दूसरी चीज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यार आप जरूर लगाओ। मैं प्रत्येक वीडियोस में, हर वीडियोस में मैं यही बोलता हूं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस आप करो, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं प्लीज लगाओ, क्योंकि वही आपके लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ हमारा ये लेक्चर नहीं, हमारा लिखवाया हुआ टॉपिक कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। तो प्लीज आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत आती है तो आप हमसे क्वेरीज पूछिए, आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं कर सकते तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है, उस शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर चुल्लू भर पानी, नहीं 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 नहीं। तो अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं जो हूं आपके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चंस कलेक्ट करने के बाद वो सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने अभी तक कलेक्ट किया है और बाकी जो कर रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि यार मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ तो करूंगा। चलिए तो आगे जो है आप हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, वेग, यानी कि अब जो है वो हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी। मिला इसको, चलिए तो अब जो है वो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग, तो हेडिंग लगा लीजिए वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी, जिसकी हिंदी क्या होती है, तो हिंदी होती है वेग, हिंदी होती है वेग, हवा की वेग, गाड़ी की वेग, उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रही है वेग से, तो उल्का पिंड का वेग, ठीक है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन पहले लिखवाते हैं, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन। वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, हिंदी में या फिर किसी किसी बुक में आपको यही लिखा हुआ मिलता है कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, बात एक ही है। रेट लगाओ या अपॉन करके रेशियो निकालो, बात एक ही है। हिंदी में इसी को क्या कहेंगे, तो हिंदी को इसी में कहेंगे बच्चों कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। क्या कर सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अब रेट कह रहा है तो यहां से हमारा वेलोसिटी यानी कि वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, तो वेग का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेग बराबर यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय, है ना, और ये हमारा बन गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कि वेग का फॉर्मूला।
विस्थापन बटा समय के अनुपात को वेग कहते हैं, या फिर विस्थापन समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कौन सा राशि है, यानी कि कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो मैं बता दूं कि वेलोसिटी जो है बच्चों कि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेग जो है वो सदिश राशि है, वेग जो है वो सदिश राशि है। अब अगर सदिश राशि है तो यानी कि ये दिशा पर और परिमाण पर दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। वेग अगर सदिश राशि है तो दिशा और परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। यानी कि वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। किस किस चीज पर, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर, ये हो गया वेग का डिफिनेशन। ये हो गया कि वेग कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। अब बात करते हैं इसके मात्रक और बीमा की, और मात्रक और बीमा की बात करने के बाद इसी यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे आज के लेक्चर, और फिर हम बात करेंगे कल के लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेग के बारे में अधिक और। ठीक है, तो बढ़ाए इसको, चलिए। बच्चों अगर इसकी मात्रक और बीमा की बात करें, बच्चों इसकी मात्रक और बीमा की बात करें तो मैंने क्या कहा है कि जब भी अगर किसी भी भौतिक राशि की, यानी कि जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मात्रक और बीमा निकालना हो तो सबसे पहले आप उसको रटे नहीं, रटना बंद कर दो, क्योंकि अब आपके लिए आ गया है फिजिक्स एक्सप्रेस। चैनल का प्रमोशन जरूरी है ना यार, तो अब आपके लिए आ गया है फिजिक्स एक्सप्रेस, तो रटना बंद कीजिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और बीमा निकालना हो तो सबसे पहले उस भौतिक राशि की फॉर्मूला लिखें। सबसे पहले उस भौतिक राशि की क्या करें, फॉर्मूला लिखिए, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखिए। इसके बाद उसमें जो कहता है आप उसका वैल्यू डाल दीजिए, डायमेंशन लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर उतना भी नहीं आता, अगर उसमें भी आपको अगर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि है, तो आप उसको फंडामेंटल में चेंज कर लीजिए, मूल भौतिक राशि में चेंज कर लीजिए, और इसके बाद फिर वहां पर लिख दीजिए उसका डायमेंशन। आप आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो यूनिट एंड डायमेंशन का एक हमारा लेक्चर ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है, आप उस लेक्चर को जाकर देखिए, आप उस लेक्चर को जाकर देखिए। अब मैं 100% कह सकता हूं कि उस लेक्चर को देखने के बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पर हमें निकालना है किसका, वेलोसिटी का, यानी कि वेग का। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब यहां से इसका मात्रक लिखते हैं। बताएं कि विस्थापन का मात्रक मैंने क्या बताया था, तो विस्थापन का मात्रक मैंने बताया था मीटर, और समय का मात्रक क्या मैंने बताया था, तो समय का मात्रक बताया था बच्चों सेकेंड। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा जो हमें कुल आंसर जो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा मीटर पर सेकेंड। हा। चाल का मात्रक था मीटर पर सेकेंड, वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड, यानी कि चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, समान होता है। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, समान होता है, क्योंकि चाल का भी मात्रक था मीटर पर सेकेंड, वेग का भी मात्रक है मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं बीमा की। बीमा की अगर बात करें तो क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन का बीमा क्या होता है, तो एल होता है, और समय का बीमा क्या होता है, तो कैपिटल टी होता है। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो टी के पावर -1 हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे इनवर्स, क्या पढ़ेंगे, इनवर्स। तो यहां से हमें बीमा मिल गया एल टी इनवर्स। यही वाला तो चाल में भी था गुरुजी, तो चाल में भी था, तो कहेंगे ना जी कि चाल और वेग का बीमा क्या होता है, समान होता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। क्या हम इसको ऐसे थोड़ा सा सजा के लिख सकते हैं, एम इसमें नहीं है तो एम को 0 लगा दीजिए, एल एगो है तो 1 लगा दिए, और टी के पावर -1 कर दिए। ये और ज्यादा सुंदर देखने में लगा कि m के पावर 0, l के पावर 1, टी इनवर्स, ये बन गया किसकी बीमा,
तो वेग की। तो क्या हम लिख सकते हैं यहां से कि चाल एवं वेग की बीमा एवं मात्रक क्या होती है, समान होती है, समान होती है ना। देखें ना, क्योंकि अभी इसके पहले जब चाल पढ़े तो चाल का भी मात्रक यही था मीटर पर सेकेंड, और चाल का बीमा भी यही था एल टी इनवर्स या फिर एम नॉट एल वन टी इनवर्स। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि चाल एवं वेग की बीमा एवं मात्रक समान होती है, यानी कि डायमेंशन एंड यूनिट या फिर यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम। क्या होता है, क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। तो आज के लिए बस ये इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम वेग को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जिस तरह से हमने चाल को 4 तरीके से पढ़ा है, कौन कौन सा, तो समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्कालिक चाल, उसी तरह से बच्चों हम वेग को भी पढ़ेंगे कि समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्कालिक वेग। और इसके बाद जब वेग पढ़ लेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, और फिर हम आसानी से थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम सोल्व करके करेंगे। ठीक है, और जैसे ही वेग खत्म होगा तुरंत हम शुरू करेंगे एक्सेलरेशन, फिर पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की गति का समीकरण। जी हाँ, बताएं कि गति का समीकरण किसने दिया था, गति का समीकरण किसने दिया था, ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि गति का समीकरण किसने दिया था। अगर आप नहीं पता तो फिर हम बताएंगे, लेकिन आई होप कि सबको पता हो कि किसने दिया था, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। और जैसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ेंगे बच्चों की गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कैसे होती है। अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा तो सीधा नीचे आ गई, या फिर नीचे से इसको ऊपर फेंको, है ना, तो ये क्या है, एक ग्रेविटी के कारण मोशन हो रहा है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस यही इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो इसी तरह हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।